मेरे एक जानने वाले ऑडिट फर्म में पार्टनर हैं और रिसेंटली एक क्वेश्चन के रिस्पांस पे वो मुझे बता रहे थे कि अगर हमारी फर्म में कोई भी स्टूडेंट आर्टिकल्स के लिए आता है ना, तो अगर वो हमारा टेस्ट पास ना कर सके तो हम उसको इंटरव्यू की कॉल नहीं करते, चाहे वो किसी मर्जी रेफरेंस से आ रहा हो, हमारे फ्रेंड ने रेफ़र किया हो, किसी क्लाइंट ने किया हो, हम उसको कॉल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं रेफरेंस के टॉपिक को लेके। जब पाकिस्तान में रेफरेंस की बात आती है ना कि आर्टिकल्स सीख करने हैं जी CAA CCA के स्टूडेंट्स ने, तो रेफरेंस के ऊपर बड़ी बात होती है। तो ये एक्चुअल में कितना रोल प्ले करता है, किस तरह से इसका फैक्टर डोमिनेटिंग है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप ये बात एक समझ लीजिए कि जब भी एक स्टूडेंट कैफ क्वालिफाई करने के बाद ऑडिट फर्म में जाता है आर्टिकल्स के लिए, तो एक आर्टिकल्स के ट्रेनिंग के रेगुलेशंस हैं। 3 साल का ये जो पीरियड है, ये इसके कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को, अगर मैं बात करूँगी कि 100 स्टूडेंट्स हैं तो 99 स्टूडेंट्स इनको रीड ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता। जिनमें लेट सीटिंग आ रही होती है, आपके घंटे आ रहे होते हैं, किस तरह से आपने वहाँ पे काम करना है, प्रोबेशन पीरियड में बाजू का स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्या आपके राइट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम आपके लिए टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, कि अगर आप इस वीडियो के 1000 लाइक कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं एज सुन एज़ पॉसिबल कोशिश करूँगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करवा दूँ। वैसे आपने प्रीवियस टॉपिक जो था वो तो आपने टारगेट अचीव कर लिया था कि किस तरह से CA ACC ICMA में एग्जाम्शंस क्लेम करके तो हम रोटेट कर सकते हैं। उसका मैं डाटा अरेंज कर रहा हूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। मैं डाटा अरेंज कर रहा हूँ उसके ऊपर, और अगर आप इसके बाद देखेंगे 2-4 महीने बाद तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली आज हम रेफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस देखें, जब रेफरेंस की बात होती है ना, तो बेहतर यह है कि वो बंदा आपको गाइड करे जो कि इस प्रोसेस से गुजरा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको 1 या 2 मिनट में आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर बात का फ़ायदा नहीं है, समझाने के लिए अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगा 1-2 मिनट में। और पहले मैं एक आध वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइंड करवा रहा हूँ कि ज़रा आपके माइंड में भी रिवाइंड हो जाए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी आइडिया हो जाए। देखें, जिस तरह मार्च अटैम्प्ट है या सितंबर अटैम्प्ट जिस तरह भी होती है, मेरे सितंबर अटैम्प्ट में ना मैंने अपनी फाइनल अटैम्प्ट दी, जिस तरह के ये सितंबर अटैम्प्ट अभी गुजरी है। तो क्या हुआ कि आप ये देखें कि जिस तरह अभी आपके माइंड में भी होगा, मेरे माइंड में भी सेम ऐसे ही था कि भाई अभी पेपर दिए हैं, ये नवंबर में रिज़ल्ट आना है, थोड़ा वेट करते हैं, जिन ऑडिट फर्म में अप्लाई करना है उनमें अप्लाई कर देते हैं, कॉल वगैरह आ जाएगी, इंटरव्यू देना है और ऑडिट फर्म में हो जाना है, सिंपल। ऐसे ही बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग थी जो कि आपकी अभी इस टाइम अंडरस्टैंडिंग होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो इस तरह के मेरी इंडक्शन जाके हो रही है, आप ये देखें कि सितंबर में पेपर दिए, नवंबर में रिज़ल्ट आया और फेब में जाके, फेब के लास्ट वीक में मेरी इंडक्शन हो रही है। टाइम ड्यूरेशन आप खुद काउंट कर लें, तो बंदे को इस ड्यूरेशन में थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है और रियलिटी बड़ी डिफरेंट होती है। मैंने भी आपकी तरह बिल्कुल ऐसे ही रेफरेंस ढूंढो जी, उससे बात करवाओ जी, उससे बात करवाओ जी, मैनेजर से बात करो जी, पार्टनर से बात करो जी। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन मेरी भी ऐसे ही थी और आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी था और एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर दिए, एक आध पेपर रहता है, आपने CV वगैरह सबमिट कराई और वहाँ पे आपको कॉल आ गई कि भाई आएँ और आपने इंटरव्यू दें। ये एक्सेप्शंस होती हैं, आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। बट पर्टिकुलरली कमेंट्स में भी आपने देखा होगा, हमें स्टूडेंट्स कॉल भी कर रहे होते हैं कि सर रेफरेंस के बारे में बताएं कि किस रेफरेंस के हम बात करें कि हमारा किसी फर्म में इंडक्शन हो जाए। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी कि भाई रेफरेंस आपको एक हद तक सपोर्ट करता है, वो किस तरह, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने अपने जहन को ऐसे ही बनाना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। वो किस तरह कि रेफरेंस अच्छी बात है, पहली बात है कि बुरी बात नहीं है, जहाँ पे भी आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं करें, लेकिन रेफरेंस आपको एक हद तक सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में, ये एक अलग टॉपिक है कि भाई किसको चूज़ किया जाए, इसके ऊपर हम बात पर्टिकुलरली नहीं कर रहे, कि जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो भाई आप रेफरेंस लगवा सकते हो तो लगवाओ। वो आपको हेल्प आउट कहाँ कर देगा, अगर वहाँ पे टेस्ट है तो आपको टेस्ट की कॉल आ जाएगी, अगर टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होने हैं तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। ये बात समझ रहे हैं आप। लेकिन टेस्ट में परफॉर्म करना है तो आपने खुद करना है। अगर टेस्ट में ही आप फेल हो गए तो आपको क्या लगता है कि आपको आगे अपॉर्चुनिटी देंगे? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसी बात। और इसी तरह के जब आपने अपना रेफरेंस यूज़ किया और आप आगे बैठे हो HR मैनेजर के पास या ऑडिट मैनेजर के पास या टैक्सेशन के मैनेजर के पास। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि भाई
टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो जाए, बड़ा इसका फ्यूचर है। टैक्स और ऑडिट मिला के मेरा स्कोप ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और मुझे दोनों का काम भी आ जाएगा। ये मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता जो आपकी ख्वाहिश होती है वही पूरी हो जाए। वो आपकी सीवी को एनालाइज करते हैं। सीवी में आप ये भी लिख देते हो कि बुक्स रीड, मैं ये बुक रीड करता हूँ, मेरे पास ये स्किल है, ये स्किल है, लेकिन एक्चुअल में जब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो फिर आप वहाँ पे लाजवाब होते हो, वहाँ पे आपके पास कोई उसका जवाब नहीं होता। सीवी में गाइस जो भी आप मेंशन करो वो चीज़ें मेंशन करो जो कि आपको आती हैं। अगर वो मेंशन नहीं करोगे तो वो 1 मिनट में आपको जज कर लेंगे और आपको बिल्कुल वो फारिग कर देंगे। पहली ये बात होगी। तो पहले आपकी रिप्रेजेंटेशन का क्या टूल है, एचआर मैनेजर ने आपको सीवी को एनालाइज करके आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। और यहाँ पे देखें, जब आप एचआर के सामने या किसी भी मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर के सामने बैठे हो, वहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उन्होंने ये एनालाइज ज़रूर करना है कि भाई अगर मैं इस रिसोर्स को अपने पास हायर करने वाला हूँ, चाहे उसका रेफरेंस है चाहे उसका रेफरेंस नहीं है, आप एक स्टेज पे बैठे हो, तो मैंने इसको क्लाइंट पे भेजना है। क्लाइंट वो लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी छोटी बड़ी, ये सारे ऑडिट फर्म्स के पास होती हैं। तो वो ये देखते हैं कि क्या इस बंदे में वो कैलिबर है कि इसको हम ऑडिट का क्लाइंट पे भेज सकें और ये हमारी फर्म को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सके। जितना मर्जी आपका बड़ा रेफरेंस होगा, अगर आप में ये क्वालिटी नहीं होगी तो आपको वो कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि स्टूडेंट्स जो है ना इससे बड़े दूर होते हैं और उनको वो इस बात का आइडिया नहीं होता, वो ये कि अभी जिस तरह के हालात चल रहे थे, आपको पता है कि डिमांड थोड़ी ऑडिट फर्म्स और इंडस्ट्री की तरफ से कम थी और स्टूडेंट्स ज़्यादा थे। अभी हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं और इंडक्शंस भी ओपन हो रही हैं, लेकिन आपके स्टेज पे इम्पोर्टेंट बात यह है, या आपने कैफ की अपनी फाइनल अटैम्प्ट दी होगी, या पहले कैफ आप क्लियर कर चुके हो, या इंशाल्लाह जब भी रिज़ल्ट आएगा तो आप कैफ क्लियर कर जाओगे। देखें, मैं अभी ये एज्यूम करता हूँ कि आपने चाहे ऑनलाइन अप्लाई किया, फिजिकली जाके सीवी दी, रेफरेंस को यूज़ किया, आपको ऑडिट फर्म से, इंडस्ट्री से कॉल आ गई है कि अगर उस ऑडिट फर्म में टेस्ट है तो आके टेस्ट दें, अगर टेस्ट नहीं है तो इंटरव्यू की कॉल आ गई है। मैं आपसे यहाँ पे ये रिक्वायर करूँगा कि अगर वेटिंग एरिया में आप बैठे हो या बैठोगे इंशाल्लाह, तो यहाँ पे आपने ये ऑब्ज़र्व ज़रूर करना है कि जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो वो किस लेवल पे हैं। फर्म की तो यही रिक्वायरमेंट है ना कि आपने कैफ पास किया और आपको इंटरव्यू के लिए आए, हम आपको असेस करेंगे, जितनी आप अगर हमारे क्राइटेरिया पे आए तो हम आपको इंडक्ट कर लेंगे, यही बात है ना। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ऐसा क्या फैक्टर है आप में, ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है। क्योंकि फर्म की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक उन्होंने रिक्रूट करना है। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो, इंटरव्यू की कॉल आती है, आप एचआर मैनेजर है वहाँ पे, या कोई टैक्सेशन का मैनेजर है, ऑडिट का मैनेजर है, तो उन्होंने रेलिवेंट क्वेश्चन करने हैं और वो कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्योंकि ये अभी स्टूडेंट सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आ रहा है तो प्रैक्टिकल इनको ज़्यादा पता नहीं होगा। तो वो आपसे ये देख रहे होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स को पॉलिश किया है। जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह, एक्सेल वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो ऑडिट फर्म में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं, क्या आपने उनके ऊपर वर्किंग की है, क्या आपने एफर्ट किया, क्योंकि आपके पास ये फ्री टाइम अवेलेबल था। और क्योंकि देखें, कैफ पास करना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, आप जो कैफ पास करके चले गए वहाँ पे, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर ये होगा कि रेफरेंस ने आपको पहुँचा दिया इंटरव्यू की टेबल तक। अभी फैक्टर यहाँ पे ये होगा कि आप में ऐसी क्या बात है कि अगला जो रिक्रूटर है वो आपको प्रेफर करे दूसरे स्टूडेंट से। तो आपने इसके ऊपर खुद काम करना है, इसमें आपको कोई और हेल्प आउट नहीं करेगा। आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यार, मेरे पास ये ऐसा काम होना चाहिए कि जब मैं जाऊँ ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में, वहाँ पे मुझे क्वेश्चनिंग पूछे, मैं अपनी सीवी में मैंने वो बातें लिखी हूँ, जब मुझे क्वेश्चन पूछे तो वो मुझे ज़रूर प्रेफर करे। तो जो मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट में बात बता दूं कि आपका जो रेफरेंस है वो आपको एक हद तक हेल्प करता है, बाकी सारी आपकी अपनी एफर्ट्स होती हैं। ये बात अपने जहन में रख लें। और अगर आपने 100% रेफरेंस को अपने जहन में रख लिया कि भाई रेफरेंस है तो कोई मसला ही नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा मसला है। ये आप लिख लें अभी बात, ये बहुत काम आएगी। और थोड़ा सब्र भी आपको करना होगा और कहीं बाज़ जगह पे आपको अप्लाई भी करना होगा और इंटरव्यूज़ भी देने होंगे। तो इस प्रोसेस से गुजर के इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना आपने नहीं भूलना। टारगेट को अचीव कर लीजिएगा कि ट्रेनिंग के पूरे एक जो भी रेगुलेशंस है उसके ऊपर मैं एक वीलॉग रिकॉर्ड करवा दूं और वहाँ से भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले कि आपको पता तो हो कि ऑडिट फर्म में जाना है तो वहाँ पे रूल्स क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।